India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में दंगे के आरोपियों के अतिक्रमण पर दिल्ली नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने एमसीडी से यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया। अब अतिक्रमण हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर कल यानी कि गुरुवार को फिर से सुनवाई होनी है। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर निकाले गए शोभा यात्रा पर जहांगीरपुरी में भी पथराव किया गया था। इस बीच एमसीडी ने जहांगीरपुरी में मौजूद अवैध अतिक्रमण को हटाने का फैसला लिया। जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जहांगीरपुरी दंगे के आरोपियों के अतिक्रमण को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम को फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि फिलहाल अतिक्रमण को गिराने की कार्रवाई को रोक देना चाहिए। नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे, कपिल सिब्बल, पीवी सुरेंद्र नाथ और प्रशांत भूषण ने अदालत में पक्ष रखा। दुष्यंत दवे ने निगम की कार्रवाई को अवैध बताते हुए कहा कि अतिक्रमण को ढहाने के लिए बुलडोजर भेजने से पहले लोगों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि ये पूरी कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है। इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि दूसरे मामलों के साथ गुरुवार को सुनवाई की जाएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में अधिकारियों द्वारा की गई कथित कार्रवाई के खिलाफ जमियत उलमाए हिंद दायर याचिका का उल्लेख किया। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि दंडात्मक उपाय के रूप में अभियुक्तों की संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह की सजा आपराधिक कानून में नहीं है। पक्षकारों ने मांग की है कि आपराधिक कार्रवाई में किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई स्थायी प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की जाए। ये भी प्रार्थना की गई कि पुलिस कर्मियों को सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। अदालत से मंत्रियों, विधायकों और आपराधिक जांच से जुड़े किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से दोषी या आरोपी बताने से मना करने के निर्देश की भी मांग की गई है। अदालत की ओर से सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश जारी किया जाएगा। हालांकि अदालत के आदेश के बाद भी जेसीबी से निगम की कार्रवाई जारी थी और उसने ये कहते हुए कुछ अवैध निर्माण गिरा दिए कि उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी अभी नहीं मिली है। गौरतलब है कि जहांगीरपुरी में बुधवार को सुबह ही 9 बुलडोजर पहुंच गए थे और दंगे के आरोपियों के अतिक्रमण को गिराने की तैयारी थी। ब्यूरो रिपोर्ट। अदालतों में लंबित आपराधिक मामलों पर टीवी डिबेट न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के बराबर है। ये सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कही। कोर्ट ने कहा, अपराध से संबंधित सभी मामले और चाहे कोई सबूत निर्णायक हो या अदालत द्वारा निपटाए जाने की जरूरत है, न कि टीवी चैनलों को। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनलों पर आपराधिक मामलों पर बहस पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीवी चैनलों में आपराधिक न्यायालयों के क्षेत्र में आने वाले मामलों को छूने वाली बहस या चर्चा आपराधिक न्याय के प्रशासन में सीधे हस्तक्षेप के समान होगी। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस पीएम नरसिम्हा की पीठ ने एक आपराधिक अपील पर फैसले में कहा कि अपराध से संबंधित सभी मामले और सबूत पर चर्चा टीवी चैनल के माध्यम से नहीं बल्कि एक न्यायालय द्वारा निपटाया जाना चाहिए। अदालत 4 आरोपियों द्वारा दायर आपराधिक अपीलों पर विचार कर रही थी, जिन्हें भारतीय दंड संहिता डकैती की धारा 394 के तहत दोषी ठहराया गया था। पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में चलाई गई डीवीडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को आधार बनाया था। यह एक पुलिस अधिकारी को इकबालिया बयान की प्रकृति में एक बयान के बारे में है। अदालत ने आगे कहा कि जांच एजेंसी द्वारा रिकॉर्ड की गई डीवीडी पर बयानों को उदय टीवी द्वारा पुट्टा मुट्टा नामक एक कार्यक्रम में चलाया और प्रकाशित किया गया था। इस संदर्भ में पीठ ने कहा, डीवीडी को एक निजी चैनल के हाथों में जाने की अनुमति देना ताकि इसे एक कार्यक्रम में चलाया और प्रकाशित किया जा सके।
कर्तव्य की उपेक्षा और न्याय के प्रशासन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के अलावा और कुछ नहीं है। अपराध से संबंधित सभी मामले और क्या कोई ऐसा विशेष सबूत का एक निर्णायक हिस्सा है, इसे एक न्यायालय द्वारा निपटाया जाना चाहिए, न कि एक टीवी चैनल के माध्यम से। पक्षों को सुनने पर बेंच ने अभियोजन एजेंसियों की ओर से पूरे बयान को दर्ज करने की प्रवृत्ति पर भी टिप्पणी की, जो कि उन हिस्से तक सीमित रहनी चाहिए जो तथ्यों के अन्वेषण में मदद करता हो। कोर्ट ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि एकमात्र चार्ट को एक गिरोह की गतिविधियों के प्रमाण के रूप में लिया गया था, जिससे अपीलकर्ता कथित रूप से संबंधित थे। संयोग से केरल हाईकोर्ट ने एक मलयालम समाचार चैनल रिपोर्टर टीवी के खिलाफ अंतरिम एक पक्षीय गैग आदेश जारी किया, जिसमें 2017 हत्या की साजिश के बारे में या अभिनेता यौन उत्पीड़न का मामला रिपोर्ट करते समय अभिनेता दिलीप के बहनोई सूरज से संबंधित या उससे संबंधित किसी भी आइटम को प्रकाशित या प्रसारित करने से अगले 3 हफ्तों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें शहर की जेलों में चिकित्सा अधिकारियों, कल्याण अधिकारियों, परामर्शदाताओं, शिक्षा शिक्षकों, योग शिक्षकों और शिक्षा व्यावसायिक सलाहकारों समेत विभिन्न कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की मांग की गई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने प्रतिवादी के वकील को अग्रिम नोटिस जारी करते हुए कहा, ये एक गंभीर कमी प्रतीत होती है, आप स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। अधिवक्ता अमित साहनी द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि उपरोक्त रिक्तियों के अलावा शहर की जेलों में करीब 20% कर्मचारियों की कमी है। ये दिल्ली सरकार और जेल महानिदेशक को पक्षकार प्रतिवादी बनाता है। याचिका में कहा गया कि जेल कर्मचारियों की कमी दिल्ली जेलों के अपर्याप्त प्रबंधन का एक कारण है, जो कभी-कभी जेल कर्मचारियों द्वारा गलत कैदियों पर हिंसा का कारण बनती है। ये दिल्ली जेल अधिनियम 2000 और दिल्ली जेल नियम 2018 में प्रदान किए गए आगंतुकों के बोर्ड, सेवा बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड और जेल विकास बोर्ड को गठित करने और अधिसूचित करने का प्रयास करता है, जो शहर की जेलों में बंद कैदियों के बड़े हित के साथ साथ जेल प्रशासन के हित में भी है। इधर कोर्ट ने प्रतिवादियों को विभिन्न पदों की स्वीकृत संख्या के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, जो रिट याचिका में निर्धारित की गई है, और साथ ही भरी गई रिक्तियों की संख्या और जो अधूरी रह गई हैं। प्रतिवादियों को ऐसी रिक्तियों के नहीं भरने के कारणों का खुलासा करने और रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इसका खुलासा करने का भी निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि प्रतिवादियों को रिक्तियों को भरने के लिए यदि पहले से ही शुरू नहीं किया गया है तो तुरंत प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, और जहां भी प्रक्रिया चल रही है और लंबित है वहां कदमों को तेज करना चाहिए। 6 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जानी चाहिए। अब इस मामले की सुनवाई 18 जुलाई को होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों पर केंद्र सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने केंद्र को 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 27 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया। न्यायालय पर्यावरण के संबंध में सभी मौजूदा नीतियों और कानूनों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की एक समिति के गठन की मांग वाली एक जनहित याचिका पर विचार कर रहा था। याचिका में यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में 2021 संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या यूएनएफसीसी में पेरिस समझौते के अनुसार भारत द्वारा किए गए प्रतिज्ञाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने की मांग की गई, जिसे आमतौर पर सीओपी कहा जाता है। तर्क दिया गया कि भारत ने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए प्रतिबद्धताएं की हैं। इनमें दीर्घकालिक, मध्य अवधि और अल्पकालिक लक्ष्य शामिल हैं, जो पेरिस समझौते का हिस्सा हैं और इसके अनुसरण में है, जिसमें भारत भी एक हस्ताक्षर करता है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल
चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि सरकार इन मुद्दों के प्रति सचेत है और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निपटने के लिए एक नहीं बल्कि 3 से 4 समितियों का गठन किया गया है। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति भी है जो इन सभी मुद्दों को देखरेख करती है। पीठ ने कहा कि ये सभी कदम अच्छे हैं, लेकिन याचिकाकर्ता जो मांग रहा था वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के संबंध में था और अगर कोई समिति विशेष रूप से इस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा देने वाले वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर बुधवार को केंद्र से जवाब मांगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। उनसे वक्फ बोर्ड को याचिका में पक्षकार बनाने के लिए कहा गया। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा याचिका काफी सवाल उठाती है। उन्होंने अदालत से कहा कि अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है क्योंकि अन्य धर्मों की संपत्तियों के प्रशासन के लिए कोई अन्य कानून नहीं है। वहीं याचिकाकर्ता ने अपनी याची में केंद्र को केवल ट्रस्ट और ट्रस्टी, चैरिटी और चैरिटेबल संस्थानों और धार्मिक बंदोबस्ती और संस्थानों के लिए एक समान कानून बनाने का निर्देश देने की मांग की है और दावा किया है कि वक्फ संपत्ति किसी भी विशेष अधिकार का आनंद नहीं ले सकती जो अन्य को नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधानों की वैधता को चुनौती दे रहा है जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन की आड़ में बनाया गया है, लेकिन हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, बहावाद, पारसी धर्म और ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए समान कानून नहीं है। इसलिए ये धर्मनिरपेक्षता, एकता और राष्ट्र की अखंडता के खिलाफ है, याचिका में कहा गया है। इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत बलात्कार के आरोपी को दी गई जमानत को रद्द करते हुए कहा कि हालांकि पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार के बारे में किसी निश्चित राय का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन प्रथम दृष्टया इस तथ्य की पुष्टि होती है कि उसका यौन शोषण किया गया था। जमानत रद्द करने की मांग करते हुए पीड़िता के पिता द्वारा सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर आवेदन पर विचार करते हुए जस्टिस आर के दुबे ने कहा, हालांकि पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट में ये उल्लेख किया गया है कि बलात्कार के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती। अपीलकर्ता का मामला ये है कि उसकी बेटी जो इन घटनाओं की अवधि के दौरान नाबालिग थी, प्रतिवादी आरोपी ने लगभग 6 सालों से अधिक समय तक यौन शोषण किया। आरोपी के डर के कारण वो किसी को भी घटना का खुलासा नहीं कर सकी और जब उसके भाई ने उसे आत्महत्या करने की कोशिश करते देखा तो उसने सच्चाई का खुलासा किया। इसके विपरीत प्रतिवादियों आरोपियों ने तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्वीकार्य स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी प्रस्तुत किया कि निचली अदालत ने मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों की सराहना करने के बाद ही प्रतिवादियों को जमानत दी है। उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिवादियों के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। अदालत ने कहा, न्याय के हित में और कानून के अनुसार प्रतिवादी अभियुक्तों की कैद कम से कम उस समय तक आवश्यक है जब तक अभियोजन पक्ष की गवाही समाप्त नहीं हो जाती। टिप्पणियों के बाद न्यायालय ने आरोपियों को दी गई जमानत को रद्द कर दिया और तदनुसार आवेदन की अनुमति दे दी गई है। इधर अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि शादी की कम अवधि पत्नी द्वारा पति को किडनी दान करने से रोकने का आधार नहीं हो सकती। याचिका दाखिल करते हुए जालंधर निवासी पत्नी ने हाईकोर्ट को बताया कि उसका विवाह दिसंबर 2021 में हुआ था। इसके कुछ समय बाद उसके पति की तबीयत खराब हो गई और वो डायलिसिस पर चल गया। पति की जान बचाने के लिए उसने अपनी एक किडनी उसको देने का फैसला लिया और इसके लिए अस्पताल में आवेदन कर दिया। अस्पताल ने इस आवेदन को सक्षम प्राधिकरण के पास भेज दिया। इसके बाद प्राधिकरण ने सभी जांच के बाद पत्नी को अंगदान के लिए फिट पाया, लेकिन आवेदन केवल इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि विवाह को अभी केवल कुछ महीने ही हुए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि महिला के ऊपर अंगदान के लिए कोई दबाव नहीं बनाया गया, जिसकी पुष्टि पुलिस की जांच से हो गई है। महिला को प्राधिकरण ने मेडिकल तौर पर अंगदान के लिए फिट भी पाया है।
आवेदन केवल इस आधार पर रद्द किया गया कि महिला के विवाह की अवधि कम है। महिला पति की जान बचाना चाहती है, ऐसे में केवल विवाह की अवधि कम होने को आधार बनाकर अंग प्रत्यारोपण की अनुमति देने से इंकार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने अब प्राधिकरण को आदेश दिया कि वो महिला को अंग प्रत्यारोपण की अनुमति प्रदान करे। कानूनी नैतिकता के सिद्धांतों को सुव्यवस्थित करने के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से सुझाव मांगे थे। हाईकोर्ट ने उन बिंदुओं पर सलाह मांगी है जहां वकील अपने कानूनी कर्तव्य को अनदेखी कर देते हैं। इस मामले में कोर्ट का सहयोग करने के लिए हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता को कोर्ट मित्र के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस आरोप की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के कारण 303 से अधिक पीड़ितों को विस्थापित किया गया है, जो कथित तौर पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद हुई थी। कोर्ट में 19 अगस्त 2021 के आदेश के तहत चुनाव के बाद हुई हिंसा से संबंधित महिलाओं के खिलाफ हत्या, बलात्कार और अपराध से संबंधित मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी थी, जबकि अन्य आपराधिक मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था। चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजऋषि भारद्वाज की पीठ याचिकाकर्ता प्रियंका टिब्रेवाल द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई सुना रही थी। इस याचिका में प्रस्तुत किया गया कि कथित हिंसा के कारण 303 से अधिक पीड़ितों को विस्थापित किया गया और बाद में उन्हें अपने अपने घरों और कार्यस्थलों पर लौटने से रोका गया था। बुधवार को प्रतिद्वंदी परिस्थितियों के अनुसार न्यायालय ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य, राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य और सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। न्यायालय ने समिति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले राज्य सरकार को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाए। समिति को कथित पीड़ितों की शिकायत को दूर करने, उनके घरों और कार्यस्थलों पर लौटने के उनके अधिकार की जांच करने का भी निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ता ने बुधवार को अन्य 100 पीड़ितों की ओर से एक और हलफनामा प्रस्तुत किया, जो कथित हिंसा के कारण इसी तरह से विस्थापित हो गए थे और अपने घरों और कार्यस्थलों पर लौटने से रोक दिए गए थे। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.